नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं अंशिता श्रीवास्तव। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। राष्ट्रपति पद के चुनाव से पहले विपक्ष में बैठकों का दौर जारी। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी चीफ शरद पवार ने 21 जून को नई दिल्ली में बुलाई बैठक। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बैठक में नहीं होंगी शामिल, उनकी जगह अभिषेक बनर्जी होंगे शामिल। अपने ही बयान पर घिरे बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय, कहा अग्निवीरों को मिलेगी बीजेपी कार्यालयों में सुरक्षा की नौकरी। बीजेपी सांसद वरुण गांधी का तंज, सैनिकों को सिक्योरिटी गार्ड बनाने की सोच उन्हें मुबारक। बिहार के 15 जिलों में इंटरनेट सेवा पर पाबंदी 24 घंटे बढ़ाई गई। फेसबुक, व्हाट्सएप समेत 22 ऐप पर मैसेज, फोटो, वीडियो बैन। 44वें चेस ओलंपियाड की टॉर्च रिले शुरू। दिल्ली के इंदिरा गांधी स्टेडियम से शुरू हुई रिले। देश के 75 शहरों में जाएगी मशाल। विश्वनाथ आनंद भी होंगे शामिल। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बात करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर की। सेना में भर्ती की अग्निपथ योजना वापस नहीं होगी। तीनों सेनाओं की संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बात साफ कर दी गई है। साथ ही ये भी कहा गया है कि अग्निवीर भर्ती के लिए पुलिस वेरिफिकेशन जरूरी होगा। जिन लोगों ने योजना के विरोध में हुए प्रदर्शन में हिस्सा लिया है, उन्हें सेना में शामिल नहीं किया जाएगा। और क्या कहा है इस योजना को लेकर, इस बारे में हम करेंगे विस्तार से चर्चा। इसके साथ ही बात करेंगे अग्निपथ योजना को लेकर हो रहे विरोध की। आज कांग्रेस ने जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया। इस दौरान कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। बीजेपी ने भी प्रियंका के बयान पर पलटवार किया है। इसके साथ ही बात करेंगे नुपुर शर्मा की, जिन्हें खोजने में असफल रही मुंबई पुलिस। दिल्ली पुलिस भी हैरान है कि आखिर उसकी सुरक्षा में रहने वाली नुपुर शर्मा अचानक सुरक्षा घेरा तोड़कर कहां गायब हो गई है। जानेंगे अचानक क्यों पीएम मोदी को अपने बचपन के दोस्त की आई याद। इसके अलावा बात संसद के नए भवन को लेकर भी करेंगे कि कब तक ये बनकर हो जाएगा तैयार। और भी दूसरी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। लेकिन आइए बढ़ते हैं अपनी आज की सबसे बड़ी खबर की ओर। तो दोस्तों, मोदी सरकार ने तय कर लिया है कि युवा कितने भी आक्रोश में हो, केंद्र की योजना का कितना भी विरोध हो, देश का कितना भी नुकसान हो, लेकिन सरकार ने जो कदम आगे बढ़ा लिया उसे पीछे नहीं लिया जाएगा। अग्निपथ योजना को लेकर पूरे देश में आंदोलन चल रहा है। लेकिन आज केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की तीनों सेना प्रमुखों के साथ बैठक में साफ कर दिया गया कि ये योजना वापस नहीं होगी। और जो लोग हंगामा मचा रहे हैं वो लोग ये भूल जाएं कि उन्हें सेना में शामिल होने का मौका मिलेगा। अग्निवीरों की भर्ती को लेकर क्या किया सेना ने दावा, देखिए ये रिपोर्ट। सशस्त्र बलों में भर्ती की नई प्रक्रिया अग्निपथ के विरोध में देश के कई राज्य जल रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी से शुरू हुई ये आग बिहार, उत्तर प्रदेश समेत कम से कम 9 राज्यों में फैल चुकी है। युवाओं की मांग है कि सरकार अपना फैसला बदलकर इस योजना को रद्द कर दे, लेकिन सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। अब इसी के चलते देश भर का माहौल खराब होता जा रहा है। ऐसे में बढ़ते विरोध को देखते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहले उम्र सीमा में बदलाव किया और 21 से बढ़ाकर 23 कर दिया। लेकिन इससे भी युवाओं का गुस्सा शांत नहीं हुआ है। ऐसे में अब आज युवाओं को समझाने की एक और कोशिश करते हुए इस मसले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तीनों सेना प्रमुखों के साथ एक मीटिंग की, जिसके बाद अग्निपथ स्कीम पर इंडियन आर्मी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सेना ने संयुक्त बयान में कहा कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगा। वहीं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया कि सेना में अग्निवीरों की भर्ती के लिए 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, जिसके बाद लोग एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन शुरू कर सकते हैं। भर्ती के लिए पहली रैली अगस्त के दूसरे सप्ताह में शुरू होगी। रैली में फिजिकल टेस्ट और मेडिकल होगा, उसके बाद एंट्रेंस एग्जाम होगा। फिर उन्हें कॉलम में मेरिट के हिसाब से भेजेंगे। अगस्त से लेकर नवंबर तक 2 बैच में रैलियां होंगी। पहले लॉट में 25,000 अग्निवीर आएंगे। ये लोग दिसंबर के पहले सप्ताह में आएंगे। अग्निवीरों का दूसरा जत्था फरवरी में आएगा। देश भर में कुल 83 भारतीय रैलियां होंगी, जो देश के हर राज्य में होंगी। वायुसेना में 24 जून से बहाली शुरू होगी, जबकि नेवी में बहाली के लिए 25 जून को नोटिफिकेशन आएगा। वहीं सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है कि ये स्कीम वापस नहीं होगी। वहीं युवा इसे रद्द करने की मांग कर रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि अब युवाओं का अगला कदम क्या होता है। सरकार भले ही दावा कर रही हो कि वो अग्निपथ योजना वापस नहीं लेगी, लेकिन सरकार पर दबाव भी बना हुआ है। योजना का युवा तो विरोध कर ही रहे हैं। कांग्रेस ने भी सरकार पर दबाव बढ़ा दिया है। आज कांग्रेस ने देश भर में सरकार के फैसले के खिलाफ रैली निकाली। दिल्ली के जंतर मंतर पर सत्याग्रह किया गया, जिसमें कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार पर जमकर निशाना साधा। तो क्या कहा प्रियंका ने, देखिए ये रिपोर्ट। सरकार आम लोगों के लिए नहीं, बड़े बड़े उद्योगपतियों के लिए स्कीम बनाती है।
सेना की भर्ती का सपना युवा देखते हैं। देश के लिए जान देने का सपना देखने वाले असली देशभक्त हैं। आपका सपना तोड़ने वाले नकली राष्ट्रवादी हैं। युवा सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर इस सरकार को गिराएं। आप अपना प्रदर्शन बिना हिंसा के करें, आंदोलन जारी रखें, कांग्रेस साथ देगी। मैं आपसे शांतिपूर्ण विरोध करने का आग्रह करती हूं, लेकिन रुकना नहीं है। मोदी सरकार की योजना के खिलाफ कांग्रेस ने विरोध प्रदर्शन तेज कर दिया है, तो दूसरी ओर बिहार में इसे लेकर बवाल थमता नहीं दिख रहा है। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसको लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए हैं। तेजस्वी ने कहा, सरकार बिना विचार विमर्श के ऐसी योजना लेकर आती है। सरकार ने 1 रैंक 1 पेंशन की बात की, लेकिन अब 9 रैंक 9 पेंशन लेकर आई है। प्रधानमंत्री को युवाओं की बात सुननी चाहिए। ये योजना सेना के अधिकारियों के लिए क्यों नहीं है? क्या सरकार ने मनरेगा की तरह रोजगार देने की योजना बनाई है? क्या ये आरएसएस का छिपा हुआ एजेंडा है? सरकार इस योजना को वापस ले। युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी अग्निपथ योजना को लेकर सवाल उठाया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं को बेरोजगारी के अग्निपथ पर चलने को मजबूर कर दिया है। युवाओं को बार बार नौकरी की झूठी उम्मीदें दी जा रही हैं। 8 सालों में 16 करोड़ नौकरियां देनी थी, मगर युवाओं को सिर्फ पकोड़े तलने का ज्ञान मिला। विपक्ष के आरोपों के बीच बीजेपी ने भी इसका जवाब दिया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा, गांधी परिवार का एक ही काम है, मोदी सरकार को गिराना। इन्होंने देश के लिए कुछ भी नहीं किया। 10 साल सरकार में रहे, लेकिन सेना के लिए एक विमान तक नहीं खरीद सके। संबित पात्रा कांग्रेस पर आरोप तो लगा रहे हैं, लेकिन अग्निपथ योजना के फायदे नहीं बता पा रहे हैं। देखना है कि सरकार कब तक झुकती है और झुकती है भी या नहीं, लेकिन ये साफ है कि बीजेपी को इसका नुकसान जरूर उठाना पड़ सकता है। दूसरी ओर बीजेपी नुपुर शर्मा के मामले में भी टकराव के रास्ते पर बढ़ती दिख रही है। देश के कई राज्यों में नुपुर के खिलाफ मामले दर्ज हैं। मुंबई पुलिस तो उन्हें गिरफ्तार करने के लिए दिल्ली उनके घर तक पहुंच गई थी, लेकिन नुपुर शर्मा गायब हो गई। वो गायब हुई या कर दी गई, ये सवाल बने हुए हैं। इसे लेकर AIMIM चीफ ओवैसी ने भी सवाल उठाए हैं। नुपुर शर्मा एक ऐसा नाम जो न सिर्फ देश में बल्कि विदेशों में भी अपने विवादित बयान से सुर्खियों में आ चुका है। देश दुनिया की खबरों में रहने वाली नुपुर शर्मा अब गायब हो चुकी है। दिल्ली पुलिस की माने तो पिछले शुक्रवार को मुंबई पुलिस नुपुर को गिरफ्तार करने दिल्ली में उनके घर पहुंची थी, लेकिन नुपुर अपने घर पर नहीं मिली थी। ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी के लिए निलंबित बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग की है। उन्होंने कहा कि उनके खिलाफ भारत के कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। ओवैसी ने कहा कि नुपुर शर्मा को एक बड़े नेता के तौर पर पेश किया जाएगा और वो दिल्ली के सीएम पद की दावेदार भी बन सकती हैं। ओवैसी ने कहा कि बीजेपी नुपुर शर्मा की सुरक्षा कर रही है। उन्होंने तेलंगाना के मुख्यमंत्री से उन्हें गिरफ्तार करने और तेलंगाना लाने के लिए भी कहा। AIMIM चीफ ने कहा कि भाजपा नुपुर शर्मा की रक्षा कर रही है। हम PM से अपील कर रहे हैं और वो एक शब्द भी नहीं बोलते हैं। AIMIM ने शिकायत दर्ज की है और एक FIR दर्ज हुई है। मैं इस राज्य के CP और CM से दिल्ली पुलिस भेजने के लिए भी कहना चाहता हूं और मोहतरमा को यहां लाया जाए। इससे पहले महाराष्ट्र कांग्रेस नेता नसीम खान ने भी नुपुर शर्मा और नवीन कुमार जिंदल की फौरन गिरफ्तारी की मांग की थी। नुपुर शर्मा ने ज्ञानवापी मुद्दे पर टेलीविजन न्यूज चैनल में बहस के दौरान 29 मई को पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी। नुपुर शर्मा और जिंदल की तरफ से पैगंबर मोहम्मद पर की गई विवादास्पद टिप्पणी को लेकर पंजाब, दिल्ली, महाराष्ट्र, गुजरात, पश्चिम बंगाल, झारखंड और उत्तर प्रदेश सहित अलग अलग राज्यों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे और कई राज्यों में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, लेकिन नुपुर शर्मा का अब तक कोई पता नहीं है। नुपुर के इस तरह लापता होने के बाद अब बीजेपी सवालों के घेरे में है और शक जताया जा रहा है कि नुपुर को छिपाने के पीछे बीजेपी का हाथ है। ओवैसी के बयान के बाद इस पर राजनीति भी गर्मा गई है। अब देखना होगा कि बीजेपी अपने बचाव में क्या कहती है। ओवैसी का दावा है कि नुपुर शर्मा को बीजेपी दिल्ली में सीएम पद का उम्मीदवार बना सकती है। वैसे दिल्ली में अभी चुनाव होने में 2 साल से भी ज्यादा का वक्त है। दिल्ली की जगह इस समय चुनावों की तैयारियां जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह संकेत दे चुके हैं कि जम्मू कश्मीर में इसी साल चुनाव होंगे, लेकिन इस बीच कश्मीर में एक नया विवाद खड़ा हो गया है। PDP चीफ महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है। आने वाले चुनावों ने जम्मू कश्मीर की सियासत को गरमा दिया है। आपको बता दें कि राज्य में इस साल के आखिर में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं, जिसको लेकर सभी राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। इन चुनावों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच आरोप प्रत्यारोप का गेम भी शुरू हो चुका है। जम्मू कश्मीर में PDP नेता महबूबा मुफ्ती का एक बयान राजनीतिक गलियारों में खूब सुर्खियां बटोर रहा है। अपने इस बयान में महबूबा मुफ्ती ने मोदी सरकार पर निशाना साधा है। महबूबा ने कहा कि F-80 से संचालित
300 से ज्यादा शिक्षण संस्थानों के परिचालन पर जम्मू कश्मीर सरकार के स्कूली विभाग ने रोक लगा दी है, जिसको लेकर पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने ट्विटर पर लिखा कि FAT संचालित विद्यालयों पर पाबंदी का ये कदम जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य को कुचलने के लिए उन पर किया गया एक और अत्याचार है। भूमि, स्वामित्व, संसाधनों एवं नौकरी के बाद अब आखिरी निशाना शिक्षा है। मुझे यकीन है कि कश्मीरी निश्चित ही इससे उभरेंगे और अपने बच्चों को परेशान नहीं होने देंगे। पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने रविवार को कहा कि प्रतिबंधित जमाती इस्लाम के संगठन फलाए आम ट्रस्ट से संचालित स्कूलों पर पाबंदी लगाना जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य को अंधेरे में डालने के लिए किया गया एक और अत्याचार है। उन्होंने कहा कि भूमि, स्वामित्व, संसाधनों और नौकरियों के बाद अब आखिरी निशाना शिक्षा है। स्कूली शिक्षा सचिव के आदेश जारी होने के बाद विभिन्न जिलों के मुख्य शिक्षा अधिकारियों को FAT संचालित विद्यालयों को जिला प्रशासन के साथ विचार करने के बाद 15 दिनों के भीतर सील करने को कहा गया है। इस आदेश में ये भी कहा गया है कि वैन स्कूल के जो छात्र हैं वो नजदीकी सरकारी स्कूल में दाखिला ले सकते हैं। ये कदम जम्मू कश्मीर पुलिस की राज्य जांच एजेंसी की जांच के आधार पर लिया गया है। एजेंसी ने इन विद्यालयों पर बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के अलावा सरकारी जमीन पर अतिक्रमण करने का आरोप लगाया है। अब इसको लेकर पीडीपी और बीजेपी आमने सामने है, लेकिन मौजूदा सरकार के अब तक के फैसलों से घाटी के हालात पहले से और ज्यादा बदतर हो गए हैं। ऐसे में आने वाले चुनावों में कहीं बीजेपी का यह फैसला उस पर भारी न पड़ जाए। महबूबा का दावा है कि कश्मीरियों को परेशान करने की कोशिश हो रही है। जमीन, शिक्षा, सभी से उनका हक छीना जा रहा है। चुनाव में जनता जवाब देगी। दूसरी ओर चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में भी घमासान मचा हुआ है। हाल ही में महाराष्ट्र में राज्यसभा चुनाव हुए थे, जिसमें शिवसेना के एक उम्मीदवार की हार हो गई थी। ऐसे में MLC चुनावों के लिए शिवसेना ने मजबूत घेराबंदी की है, लेकिन इससे कांग्रेस मुश्किल में फंस गई है। राज्यसभा चुनाव के खत्म होते ही अब महाराष्ट्र में विधान परिषद चुनावों की तैयारी तेज हो गई है, लेकिन इन तैयारियों के बीच सोमवार को होने वाले चुनाव से पहले मतभेद की खबरें सामने आई हैं। दरअसल शिवसेना के विधायकों ने अपने बचे हुए वोट गठबंधन में शामिल कांग्रेस और राकंपा के उम्मीदवारों को ट्रांसफर करने से इनकार कर दिया है और पार्टी के विधायकों ने इस बारे में शीर्ष नेतृत्व को भी जानकारी दे दी है। हालांकि शिवसेना आलाकमान की तरफ से अभी तक इस तरह का कोई फैसला नहीं लिया गया है। दावा किया जा रहा है कि राज्यसभा चुनावों के बाद से ये खटपट शुरू हुई है और राज्यसभा चुनाव में मिले झटके के बाद से पार्टी सतर्क हो गई है। दरअसल राज्यसभा चुनाव में शिवसेना के दूसरे उम्मीदवार संजय पवार पहले दौर में आगे चल रहे थे, लेकिन बाद में वो भाजपा उम्मीदवार से चुनाव हार गए। चुनाव के दौरान कुछ निर्दलीय विधायकों ने बीजेपी को वोट कर दिया, जबकि उनके एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं से अच्छे संबंध थे। इस वजह से शिवसेना नेताओं को लग रहा है कि एनसीपी और कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव में उनकी दिल से मदद नहीं की। वहीं चुनाव से पहले सभी पार्टियों ने अपने अपने विधायकों को मुंबई के होटलों में रुकवाया है। महाविकास अघाड़ी में शिवसेना, कांग्रेस और राकंपा के विधायक अलग अलग होटलों में ठहराए गए हैं। इसके बाद से ही मतभेद की खबरें सामने आना शुरू हो गई थी। आपको बता दें कि विधान परिषद चुनाव के लिए महाराष्ट्र की 10 सीटों पर 11 उम्मीदवार मैदान में है। भाजपा ने यहां 5 उम्मीदवारों को नामित किया है, तो शिवसेना, कांग्रेस और राकंपा ने 2-2 उम्मीदवार उतारे हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी ने अपना दूसरा उम्मीदवार उतारकर इस चुनावी समर को काफी दिलचस्प बना दिया है। लेकिन राज्यसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद से महाविकास अघाड़ी में शुरू हुआ मनमुटाव अब खुलकर सामने आ गया है। महाराष्ट्र में कल MLC चुनाव का मतदान होगा और कल ही परिणाम भी आ जाएगा, जिस पर सबकी नजरें रहेंगी। इस बीच देश के PM पर भी सभी की नजरें टिकी हुई थी। आज दिल्ली के प्रगति मैदान में वो एक कार्यक्रम में शामिल हुए। PM ने इस दौरान कुछ ऐसा किया जिस कारण से उन पर निशाना साधा जा रहा है। देश की मोदी सरकार दावे तो बड़े बड़े करती है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि समय समय पर मोदी सरकार के दावों की पोल खुलती रहती है और ऐसा ही कुछ देखने को मिला आज हुए एक कार्यक्रम में। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज दिल्ली के प्रगति मैदान में टनल का उद्घाटन किया। इससे पहले PM मोदी ने इस टनल का मुआयना भी किया, लेकिन इस कार्यक्रम से पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने एक बार फिर सरकार की व्यवस्थाओं और दावों की पोल खोल दी है और इस घटना का वीडियो अब तेजी से वायरल भी हो रहा है। तो आपको बता दें कि वीडियो में देखा जा सकता है कि प्रधानमंत्री मोदी टनल में बने आर्टवर्क को देखते हुए पैदल चलते हुए आते हैं। इसी दौरान उन्हें सड़क के किनारे कुछ कचरा दिखता है। वो खुद झुककर उसे उठा लेते हैं और आगे बढ़
जाते हैं। कुछ दूर चलने पर पानी की एक खाली बोतल पड़ी हुई दिखाई देती है। पीएम मोदी उसे भी उठाकर अपने हाथ में रख लेते हैं, फिर आगे चलकर इन्हें डस्टबिन में डाल देते हैं। अब इस वीडियो को देखकर कार्यक्रम की व्यवस्था पर सवाल उठना तो लाजमी है, क्योंकि जो मोदी सरकार देश भर में स्वच्छता का दावा करती है, उसके खुद के कार्यक्रम में सफाई न होना कई सवाल खड़े करता है। गौरतलब है कि पीएम मोदी के इस कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था खुद सरकार ने ही करवाई होगी। ऐसे में जब सरकारी कार्यक्रम में ऐसा कुछ देखने को मिलेगा तो बाकी कार्यक्रमों का क्या हाल होगा। और ये सरकार जब अपने ही कार्यक्रम में सफाई का ख्याल नहीं रख पाती तो देश भर में तो क्या ही हाल होगा। ऐसे में सरकार एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गई है। वहीं इससे पहले अपने बचपन के मित्र अब्बास का जिक्र कर भी पीएम घिर गए थे और इस मामले में AIMIM चीफ ओवैसी ने उन्हें आड़े हाथों ले लिया था। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि मोदी जी, अब्बास से पूछ लीजिए कि नुपुर शर्मा ने पैगंबर मोहम्मद को लेकर जो बोला है वो सही है या गलत। उन्होंने कहा, मुझे पता चला है कि मोदी जी ने अपने बचपन के दोस्त अब्बास का जिक्र किया है। मुझे नहीं पता कि अब्बास हैं या नहीं। अब्बास अगर हैं तो बुलाइए उनको या मुझे उनका पता दे दीजिए, मैं ही चला जाता हूं उनके घर। यानी पीएम एक बार फिर विपक्ष के निशाने पर आ गए हैं। ऐसे में अब बीजेपी की तरफ से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, ये देखने वाली बात होगी। और बुलेटिन के आखिर में बात नए संसद भवन की। संसद का नया भवन पीएम मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट है, इसीलिए बीजेपी सरकार ने इसका काम तेजी से पूरा किया है। बताया जा रहा है कि जल्द ही संसद भवन का निर्माण पूरा हो जाएगा, जिसके बाद शीतकालीन सत्र का आयोजन उसी में हो सकता है। इसी निर्माण कार्य को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का बयान सामने आया है। उन्होंने भवन की जानकारी देने के साथ साथ विपक्ष से भी अपील की है। देश में सड़कों का निर्माण होने में सालों लग जाते हैं, स्कूल बनने में दशक बीत जाते हैं। इसे लेकर जनता आवाज उठाती है, लेकिन योजनाएं कागजों तक सिमट कर रह जाती है। लेकिन जब बात पीएम मोदी के ड्रीम प्रोजेक्ट की आती है तो बीजेपी सरकार की रफ्तार खुद ब खुद बढ़ जाती है और वो काम चंद सालों में ही पूरा हो जाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है संसद का नया भवन, जिसका काम अब जल्द ही पूरा होने वाला है और अब शीतकालीन सत्र भी इसी में आयोजित हो सकता है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा कि संसद का शीतकालीन सत्र नए संसद भवन में होगा। हमारा प्रयास संसद के नए भवन में शीतकालीन सत्र शुरू करने का है और नए भवन में आत्मनिर्भर भारत की तस्वीर साफ दिखाई देगी। तकनीकी और सुरक्षा की दृष्टि से ये नया भवन पुराने संसद भवन से काफी आगे है, लेकिन संसद का पुराना भवन भी इसका हिस्सा रहेगा। पुस्तकालय को और बेहतर बनाने के लिए कई प्रयास किए गए हैं और अब सांसदों के लिए घर पर किताबों की आपूर्ति भी शुरू कर दी गई है। एक इंटरव्यू में ओम बिरला ने कहा कि सदन की प्रोडक्टिविटी काफी बढ़ गई है। सभी के सहयोग से सदन की प्रोडक्टिविटी इतनी अधिक रही है कि अब सदन देर रात तक चलता है। सभी दलों को अपने अपने नेताओं से बात करनी चाहिए। मैं भी समय समय पर पार्टी नेताओं से बात करता हूं और उनसे कहता हूं कि सदन सुचारू रूप से चले और अनुशासन और मर्यादा बनाए रखी जाए। उन्होंने कहा है कि मुझे उम्मीद है कि नए संसद भवन में ही शीतकालीन सत्र का आयोजन होगा। वहीं केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के मुताबिक नए संसद भवन का निर्माण इस साल अक्टूबर तक पूरा कर लिया जाएगा। केंद्रीय मंत्रियों के बयानों से साफ है कि जल्द ही भवन बनकर तैयार होगा। अब सवाल उठता है कि जब संसद भवन बन सकता है तो आम जनता के लिए सड़कें क्यों नहीं। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए DV लाइव। नमस्कार।